हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शिवम अपने चैनल स्टडी सारथी हब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जंतु विज्ञान में सेल कोशिका या सेल थ्योरी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वहां से देख सकते हैं। उसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। चलिए अब बिना देरी के मैं इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो इसकी खोज पैलेट ने की थी, ये एकदम सही है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। आपको पता है राइबोसोम किससे बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। यह केंद्रिका में बनता है, बिल्कुल सही है। इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा संयुक्त नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वहाँ पर, राइबोसोम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, बिल्कुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, बिल्कुल सही। पायलट कण, इसको क्या बोलते हैं? पायलट कण भी बोलते हैं। या इनमें से एक से अधिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? दोनों में राइबोसोम पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा आपका 70S और यूकैरियोटिक में पाया जाएगा आपका 80S। दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S और 80S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो भी हम लोगों के लिए, इसमें क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। अंतःप्रद्रव्यी जालिका अनुपस्थित है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो किसमें अनुपस्थित रहती है? आरबीसी में। किसमें अनुपस्थित रहती है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका किसमें अनुपस्थित रहती है? आरबीसी में। अगला क्वेश्चन है, खुदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका के साथ लगे होते हैं। देखिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब पूछ रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की होती है, एक स्मूथ होती है, एक क्या होती है? स्मूथ होती है, एक रफ होती है। तो पूछा जो रफ वाले सरफेस वो क्या पाया जाता है? वहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की? मतलब गोल्जी नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। अभी देखिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आपको पूछा जाता है लाइसोसोम की खोज किसने की? तो उसने की खोज की थी डी डुबे ने। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो कोलिकर ने की। और लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? अल्टमैन दिया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए गोल्जी उपकरण, मतलब गोल्जी बॉडी की खोज की थी कि कैमिल ने। गोल्जी, इनका नाम याद करना बहुत ही ईजी है। कैसे? कैमिलो गोल्जी, इनके नाम में क्या लिखा है? गोल्जी। तो इसका मतलब इन्होंने किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी की। ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं, इसमें किसके पैक लिए जाते हैं? गोल्जी उपकरण के द्वारा। किसके द्वारा लिए जाते हैं? गोल्जी उपकरण के द्वारा। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक लिए जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? हमारा गोल्जी उपकरण करते हैं। कौन करता है? गोल्जी उपकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, तो गोल्जी उपकरण का कार्य क्या नहीं है? जटिल शर्करा का निर्माण करना, बिल्कुल ये कार्य बिल्कुल है। लाइसोसोम का निर्माण करना, अभी हम प्रक्रिया है कि गोल्जी बॉडी किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का। किसका निर्माण नहीं करता है? तो देखिए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, इसमें ही भाग लेता है, लेकिन राइबोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है, क्योंकि राइबोसोम खुद प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। पादप कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है?
अगर पादप कोशिका की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, रस धमनी। क्या हो जाएगी, रस धमनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, सबसे छोटा होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये काफ़ी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को बहुत जल्द ही मिल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो नए नए क्वेश्चन से इनको नोट डाउन कर सकते हैं या आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग और जंतु कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग। तो इसमें कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होता है हमारा, केंद्रक। कौन सा होता है, केंद्रक। सबसे बड़ा कौन सा होता है, ये जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किसकी, ये भी जंतु कोशिका की बात की। जंतु कोशिका में सबसे छोटा कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, केंद्रक। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कौन होता है, रस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका अनुपस्थित होती है। देखिए स्तनधारी में लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, तो क्या नहीं पाया जाता, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है और गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते। ये पूछ रहा है कि उसके आरबीसी में क्या क्या नहीं पाया जाता है। जो स्तनधारी उनके आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, उसमें लाइसोसोम भी अनुपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित रहती है और गोल्जी उपकरण भी अनुपस्थित रहते हैं। तो इसमें हो जाए इनमें एक से अधिक। निम्न में से कौन सा पदार्थ में गोल्जी उपकरण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में गोल्जी उपकरण है, तो है डिक्टियोसोम। कौन होगा, डिक्टियोसोम। मीजोसोम, मोनोसोम, पॉलीसोम नहीं, इसका आंसर होगा डिक्टियोसोम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चारों ओर एक झिल्ली है, जो टोनोप्लास्ट है वो किसके चारों पाया जाता है, रस धमनी के चारों, मतलब उसको कवरिंग करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है, केवल जंतु कोशिका पाई जाती है, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है हमारी, तारकाय। क्या पाया जाता है, तारकाय। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, सेंट्रोसोम की खोज किसने की, किसने की थी, बेंडेन ने। किसने की, बेंडेन ने। सेंट्रोसोम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है, कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है कि कोशिका को विभाजित करना। जैसे जो सेल होता है, सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम कार्य क्या करता है, जो कोशिका होती है उसके विभाजन में सेंट्रोसोम पार्ट्स लेता है। सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाएगा, हमारे जो न्यूरॉन सेल हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। किसकी रस धमनियाँ सबसे बड़ी होती है, अभी हमने पढ़ा था पादप कोशिका में रस धमनियाँ क्या होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं। क्या होगा आंसर का, पादप कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी उपकरण को। किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, टेबिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, गोल्जी उपकरण को। निम्न में से कौन एक रसधमनी का कार्य नहीं, रसधमनी पाई कहाँ जाती है, कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है पादप कोशिका का। पादप दृढ़ता प्रदान करता है, यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल आदि का स्टोर करता है, सही है। यह माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन, ये गलत बात, क्योंकि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क किसके कहते हैं, केंद्रक को। किसको कहते हैं, केंद्रक को। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट। कोशिका में केंद्र की खोज, जो कोशिका है कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट डाउनी ने। किसने, रॉबर्ट डाउन ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्न से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, तो वास्तविक केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है,
माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा में। और उसमें किसका अभाव होता है? उसमें केंद्रक का अभाव होता है। जिसमें केंद्रक पाया जाएगा वो डेवलप्ड कोशिका होता है, यूकोरियोटिक कोशिकाओं में मोस्टली पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रोमोटिन। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन। केंद्रक द्रव्य होता है उसमें महीन धागों से संरचना पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोटिन। जैसे इस तरीके की महीन धागे की संरचना आपको तैरती हुई दिखेंगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसको बोलते हैं क्रोमोटिन। डीएनए का पूरा नाम ये तो आप लोगों को पता होगा, डीऑक्सी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन दिए हैं, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिटेट, एसिटेट यहाँ दिया, यहाँ एसिड दिया, तो कौन सा होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या बनता है? इससे क्या बन जाएगा? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से आपका क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम बनेगा, गुणसूत्र बनेगा और क्रोमोटिन। ये सभी चीजें बनती हैं किससे? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से ये सारी चीजें बनती हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या बनता है? क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम बनेगा, गुणसूत्र बनेगा और क्रोमोटिन बनेगा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिन में संगठित हो जाते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमोटिन में क्या संगठित हो जाते हैं, तो उसमें गुणसूत्र आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्रोमोसोम में क्या आ जाता है? गुणसूत्र आ जाते हैं। और क्रोमोटिन क्या होती है? धागेनुमा संरचना होती है, तो उसमें धागेनुमा संरचना क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम में क्या पाया जाएगा? जीन पाया जाएगा। इसकी चर्चा बात को करेंगे, लेकिन क्रोमोटिन में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? होप मिस्टर ने किसकी खोज की थी? गुणसूत्र की। देखिए गुणसूत्र क्या होते हैं? हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए होप होते हैं। क्या होते हैं? आशा होते हैं। तो उसकी खोज किसने की थी? होप मिस्टर ने। अगला क्वेश्चन है कि अणु कोशिका के निर्माण में संगठन में सभी सूचनाएं होती हैं। ये तो आपको पता होगा कि सभी सूचनाएं किसमें होती हैं? आपकी डीएनए में होती हैं। ये इजी क्वेश्चन था काफी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, अंतर्गत संगति और तत्व उसमें डीएनए में होते हैं। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहते हैं? अनुवांशिकी के वाहक किसे कहा जाता है? देखिए अब यहाँ डीएनए अणु दिया, जीन दिया, केंद्रक, तो आप यहाँ पे किस कौन होगा? गुणसूत्र, क्योंकि सब उसी में आ जाएगा। डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वही आ गया, जो डीएनए होता है उससे क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। उससे क्या कहते हैं? जीन। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? जीन्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे यहाँ पे, को अनुवांशिक पदार्थ और को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं? डीएनए को कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं? डीएनए को कहते हैं। और उसका जो डाटा स्टोर होता है वो किसमें होता है? जीन में। किसमें स्टोर होता है? जीन में डाटा स्टोर होता है। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो गुणसूत्र का भाग क्या है? कौन सा नहीं है? तो सेंट्रोसोम गुणसूत्र का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। तो काइनेसिस का अर्थ क्या होता है? इसका होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। किसका? कोशिका। देखो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, तो उसी से रिलेट करेंगे। साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला है, वहां था साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। और यहां है कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है? इसका होता है केंद्रक का विभाजन। किसका? केंद्रक का। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन और कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब ये पूछा किस में करती है? अगर समसूत्री विभाजन होगा, अगर कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा तो एक जैसी दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है,
तो ये पूरी डिटेल में आपको वीडियो में धीरे धीरे देते आ रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो समसूत्री विभाजन कैसे होता है, जब दो चीज़ें आप, जैसे ये है, इसको अगर हम इक्वल बांट देंगे तो इसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन, मतलब जो जीन होंगे वो इक्वल डिवाइड हो जाएंगे दोनों में, उसको क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। 4 संततियों का निर्माण होता है। अगर देखिए वहीं पे क्वेश्चन पूछा, अगर 2 निर्माण हो रहे हैं तो समसूत्री, अगर 4 निर्माण होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन। तो कौन सा विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बार बार रिवीजन करते रहिए जिससे ये आपके कंठस्थ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में बनने वाला कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करते हैं। तो किसमें नहीं होता है समसूत्री विभाजन, किसमें नहीं होता है, ये देखिए समसूत्री विभाजन किसमें नहीं होता, तो वो शुक्राणु में नहीं होता। किसमें नहीं होगा, शुक्राणु में नहीं होगा और अंडा में नहीं होगा। शुक्राणु कहाँ गए, ये मेल ऑर्गन है, अंडा होता है फीमेल ऑर्गन, तो इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता। का एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र गुणसूत्र की संख्या कितनी, गुणसूत्र उतने ही रहेंगे जितने थे, कितने रहेंगे, सेम गुणसूत्र रहेंगे। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 2n। गुणसूत्र डिवाइड हो रहे हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सब में गुणसूत्र क्या रहेंगे, सेम में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। मानवों के लिए 46 अणुसूत्र होते हैं, किसमें होते हैं 46, तो ये किसमें पाए जाएंगे, युग्म नग में। क्यों, क्योंकि 46 होते हैं, 23 मेल से 23 फीमेल से। तो जो युग्मनग होगा, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं युग्म नग। तो उसमें कितने होंगे, 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। अगर कम ज़्यादा होंगे तो उससे विकृतियां शरीर में आ जाती हैं। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है, तो इसमें कौन सा एक चरण नहीं है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, डिप्लोटिन कुछ नहीं होता है, ये जिसका चरण नहीं है। तो पहला कौन, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, ये क्रम भी है, पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटा, फिर एनाफेज। 96 में देखते हैं, समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण क्या है, तो सबसे अंतिम चरण कौन होता है, टेलोफेज। कौन सा होगा, टेलोफेज। सबसे अंतिम विभाजन कौन होगा, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये इसका क्रम भी आप याद रख सकते हैं। कोशिका में समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं, किसमें गायब हो जाते हैं, प्रोफेज में ही गायब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। समसूत्री विभाजन में किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, किसमें मध्य रेखा पर स्थित हो जाएंगे हमारे पास, मेटाफेज में। प्रोफेज में क्या हुआ था हमारे पास, प्रोफेज में कोशिका झिल्ली और कोशिका जब गायब हो गया था। सेकेंड आएगा, सेकेंड चरण होता है गुणसूत्र की मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं, किसपे, मेटाफेज में। समसूत्री विभाजन किस चरण में गुणसूत्र संख्या दुगनी हो जाती है, अब दुगनी किस में होती है आपकी, ये हो जाएगी एनाफेज में। देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है। समसूत्री विभाजन में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 पार्ट में बराबर डिवाइड हो जाते हैं वो। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाते हैं। अगर देखिए गायब हुए थे किसमें, प्रोफेज में, गायब किस में होते हैं, प्रोफेज में, और ये दोबारा कब आ जाएंगे, टेलोफेज में। अब एक इसका देखो समराइज देख लेते हैं। ये अब 4 क्वेश्चन आपके आए जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकते हैं। हाँ पास कितने फेज आ गए, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। तो प्रोफेज में क्या था, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या था, जो गुणसूत्र हैं वो किस पे आ जाएंगे, मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। और टेलोफेज में क्या होता है, जो प्रोफेज में गायब हुआ था, गायब कौन हुआ था, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, ये दोनों टेलोफेज में पुनः प्रकट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।
जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जिन क्वेश्चन की नेक्स्ट एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे आपको मेरी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।